हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल आरके नॉवल पॉडकास्ट। ऐसे स्टोरी सुनने के लिए आरके नॉवल पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करें। आर्या अपनी आंखें बंद कर अपनी जगह खड़ी थी। इधर दादी माँ ने इधर उधर देखते हुए कहा, ये आर्या कहाँ चली गई, कब से नजर नहीं आ रही है। उनकी बात सुन आर्या की जान में जान आई। वो तेजी से वहां से चली गई। रिधम ने एक नज़र उसे जाते हुए देखा, फिर दादी माँ से बोला, दादी माँ वो बाहर ही है, मैं बुला के लाता हूँ। इतना बोल वो वहां से चला गया। वो साइड के कॉरिडोर में आके सीधा वहां बने चेंजिंग रूम में चला गया। अंदर आर्या चेयर पर बैठी थी और उसने अपना सर टेबल पर रखा हुआ था। गेट की आवाज सुन के भी उसने सर नहीं उठाया, क्योंकि जानती थी कि कौन है। रिधम आर्या के पास रखी चेयर पर बैठ गया और उसके कंधे पर हाथ रख बोला, आर यू ओके जाना। आर्या ने अपना सर उठाया और रिधम की ओर देखा। आर्या का चेहरा भले ही भावहीन था, मगर उसके दर्द को रिधम ने भांप लिया था। उसने बिना कुछ कहे आर्या के सर को अपने कंधे पर रख लिया। उसके कंधे पर सर रखते ही आर्या के सब्र का बांध टूट गया। उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। एक एक कर आंसू उसके अंदर के दर्द को बाहर निकाल रहा था। वही रिधम उसके बालों को सहला रहा था। कुछ देर बाद आर्या उससे दूर हुई तो रिधम उसके चेहरे को पकड़ अपने सामने करते हुए बोला, डोंट वरी जाना, तुम्हारे होते हुए तुम्हारे दादाजी को कुछ नहीं हो सकता। आर्या भरे गले से, तुम्हें पता है रिधम, 17 साल पहले जब सब ने मेरा साथ छोड़ दिया था, भले ही वो उनकी मजबूरी थी, मगर दादू ने मेरा साथ कभी नहीं छोड़। वो हमेशा कहते थे कि बेटू तेरा ये दादू अपनी आखिरी सांस तक तेरे साथ रहेगा, मगर आज उन्हें ऐसे देख मुझे लगा जैसे मैंने अपने दादू को खो दिया है। अगर आज उन्हें कुछ हो जाता न रिधम, तो मैं अपने आप को भी। तभी रिधम ने उसके होंठों पर अपनी उंगली रख दी और बोला, शहद जाना, इसके आगे बोलने की हिम्मत भी मत करना, वरना मैं क्या कर जाऊंगा ये मैं भी नहीं जानता। आर्या रिधम की आंखों में देखते लगी। रिधम ने आगे बढ़ उसके माथे को चूम लिया, फिर कुछ सोचते हुए बोला, मगर दादाजी को अटैक आया कैसे? अभी कुछ दिन पहले ही ये तीनों अपना मंथली चेकअप करवा गए थे, सब नॉर्मल था, फिर ये। रिधम की बात सुन आर्या की आंखें गहरी हो गई। उसने ठंडेपन से कहा, दादू को अधिक मात्रा में पेन किलर की मेडिसिन दी गई है, जिस वजह से उनके हार्ट ने काम करना बंद कर दिया था। रिधम ने हैरानी से आर्या को देखा और बोला, पेन किलर क्यों लेंगे दादू, और क्या पेन किलर लेने से हार्ट अटैक आता है? आर्या सर हिला के रही, अगर पेन किलर को हम अधिक मात्रा में एक साथ ले तो उसका इफेक्ट सीधा हमारे दिल पर होता है। ऊपर से दादू की उम्र ऐसी है कि उनका दिल इतना हाई डोज झेल नहीं पाया। रिधम सख्त भाव से, दादू मेडिसिन लेने से रहे, मतलब किसी ने जानबूझ के उन्हें मेडिसिन दी है। त्रिपाठी निवास। मिस्टर त्रिपाठी कामना के रूम के बाहर खड़े बार बार उसे दरवाजा खोलने के लिए कह रहे थे। उन्होंने दरवाजा पीटते हुए कहा, बेटा प्लीज दरवाजा खोलो, जब से मनाली से आई हो ऐसे ही अपने आप को कमरे में बंद कर रखा है। बेटा बात को समझो, जो हो गया है हम उसे बदल नहीं सकते। रिधम बाबा की शादी हो चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता है, उन्हें भूल जाओ बेटा प्लीज। तभी कामना ने एक झटके में दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही मिस्टर त्रिपाठी ने कामना को देखा, जिसकी हालत बहुत खराब थी। उसने अभी तक वही कपड़े पहने हुए थे जो उसने मंदिर में पहने थे। बाल बिखरे हुए थे, चेहरा रोने की वजह से हल्का हल्का सूज गया था, आंखें लाल थी। मिस्टर त्रिपाठी अपनी बेटी की ऐसी हालत देख तड़प उठे। वो आगे बढ़े और कामना को अपने सीने से लगाते हुए बोले, बेटा ये क्या हालत बना ली है अपनी? मगर इसके आगे वो कुछ नहीं कह पाए, क्योंकि कामना उनके सीने से लगते ही फुट फुट के रोने लगी। मिस्टर त्रिपाठी की आंखें भी भर आई। आखिर गलती उन्हीं की थी। उन्होंने ही तो कामना को रिधम के सपने दिखाए थे, मगर उन्हें भी गलतफहमी हो गई थी। रुद्राक्ष जी को कामना को अपनी बेटी की तरह मानना, उसकी तारीफ करना, मगर उनकी बातों को वो गलत दिशा में ले गए थे। कुछ देर रोने के बाद कामना शांत हो गई। मिस्टर त्रिपाठी उसे सोफे के पास ले गए और बैठाते हुए उसे पानी पिलाया। फिर उसके पास बैठ उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोले, बेटा देखा जाए तो गलती मेरी है, मैंने ही तुझे रिधम बाबा के सपने दिखाए थे, मगर मुझे नहीं पता था कि ये सब हो जाएगा। तुमने रघुवंशी खानदान की बहू बनाने की सपने तो मैंने भी देख लिए थे बेटा, मगर अंदाजा नहीं था कि अंजाम ये होगा। सुना तो मैंने भी था कि बचपन में ही रिधम बाबा का रिश्ता अद्विक सर की बेटी के साथ जुड़ चुका है, मगर सोचा था कि बचपन में जुड़ा रिश्ता है, आजकल के बच्चे कहाँ बचपन के रिश्तों को निभाते हैं। बस इसी गलतफहमी ने हमसे इतनी बड़ी गलती करवा दी बेटा। कहते हुए उन्होंने अपना सर झुका लिया। अपनी बेटी की इस हालत का जिम्मेदार मिस्टर त्रिपाठी खुद को मान रहे थे। उन्होंने खुद को संभाला, फिर बोले, बेटा हम ये शहर छोड़ के चले जाएंगे। अगर तुम यहाँ रहोगी और रिधम बाबा तुम्हारे सामने रहेंगे तो तुम ज्यादा हट होगी।
तभी कामना उन्हें रोकते हुए बोली, नहीं पापा, हम कहीं नहीं जाएंगे। मिस्टर त्रिपाठी कामना को देखने लगे। वो जैसे ही कुछ कहने को हुए कि तभी कामना उन्हें रोकते हुए बोली, पापा, रिधम जी अब शादीशुदा है, उनके बारे में सोचना भी अब गलत है। आप फिक्र मत कीजिए, मैं धीरे धीरे ठीक हो जाऊंगी। मुझे कुछ वक्त लगेगा मगर मैं उन्हें भूल जाऊंगी और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाऊंगी। गलती हमारी है, उनकी दया और थोड़े से प्यार को हम कुछ ज्यादा ही समझने लगे थे। मगर अब नहीं, अब मैं उनके बारे में बिल्कुल भी सोचना नहीं चाहती। आप फिक्र मत कीजिए पापा, मैं सब ठीक कर दूंगी। कामना की बात सुन मिस्टर त्रिपाठी खुश हो गए। उन्होंने कामना को अपने गले से लगाते हुए कहा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी बेटा। कहते उसके माथे को चूम लिया। कामना भी हल्का सा मुस्कुरा दी, फिर उठते हुए बोली, मैं फ्रेश होके आती हूँ। इतना बोल वो अपने रूम में चली गई। इधर अस्पताल में दादाजी को वीवीआईपी वार्ड में शिफ्ट कर दिया था। आर्या भी कपड़े चेंज कर रिधम के साथ सबके पास आ गई। करण और मीरा तो जानते थे कि आर्या कहाँ थी, मगर बाकी सब उसे सवालिया नजरों से देख रहे थे। तभी किसी एक कुछ कहने से पहले ही शैलजा जी बोली, आर्या बहू, तुम्हारे दादाजी यहाँ मौत से लड़ रहे थे और तुम अब आ रही हो, बताओ जरा अब तक कहाँ थी। आर्या ने अपनी लाल हो चुकी आंखों से शैलजा जी को देखा तो उन्होंने डर से अपना मुंह बंद कर लिया। कहा वो ये सोच के आई थी कि पहले के जैसे ही आर्या को डरा धमकाया कि अपने इशारों पर नचाएगी, मगर अब तो वो खुद उसकी नजरों से ही डरने लगी थी। आर्या के कुछ कहने से पहले ही रिधम बोला, आर्या अस्पताल में बने मंदिर में थी। दादी माँ आर्या के पास आके, गुड़िया तेरे दादू बिल्कुल ठीक है, तुझे पता है डॉक्टर संजीवनी ने उनकी सर्जरी की है। सारे डॉक्टर ने अपने हाथ खड़े कर लिए थे मगर डॉक्टर संजीवनी ने तेरे दादू को नया जीवन दिया है बेटा। आर्या दादी माँ का हाथ पकड़, दादी उनका काम है लोगों की जान बचाना, वो एक डॉक्टर है और ये उनका फर्ज है। बाकी मैं कोशिश करूंगी कि डॉक्टर संजीवनी को मिलके थैंक यू बोल पाऊं। दादी माँ उसके गले लग गई। आर्या ने टाइम देखा तो सुबह के 4 बज रहे थे। उसने सबसे कहा, आप सब घर जाके थोड़ा आराम करिए, मैं हूँ यहाँ। रिधम भी बोला, आर्या सही कह रही है, वैसे भी सुबह होने वाली है और अभी दादू को होश नहीं आने वाला, उन्हें सुबह ही होश आएगा तो आप सब अभी जाए। दादी माँ मना करते हुए बोली, नहीं मैं कहीं नहीं जाऊंगी। रिधम उन्हें समझाते हुए, दादी अभी आपको आराम की जरूरत है और वैसे भी मैं और आर्या है न यहाँ, आप फिक्र मत कीजिए और आराम से जाए, सुबह वापस आ जाएगा। अक्षत भी दादी के पास आके बोला, हाँ दादी आप जाओ, मैं भी यही हूँ। सबको आर्या और रिधम की बात सही लगी। एक साइड खड़े अद्विक जी एकटक आर्या को देख रहे थे। उन्हें बार बार डॉक्टर संजीवनी की आंखें याद आ रही थी। आर्या की आंखें और उस डॉक्टर संजीवनी की आंखें बिल्कुल सेम थी। उनके मन में बस एक ही ख्याल आ रहा था कि क्या मास्क के पीछे आर्या थी। सब कुछ देर में घर चले गए। रिधम, आर्या, अक्षत के साथ साथ करण भी वही था। सुबह के 8 बजे वार्ड में दादाजी अभी भी बेहोश थे। तो वही बेड के सामने रखे सोफे पर आर्या गहरी नींद में थी। रात भर जगने और फिर लंबी सर्जरी की वजह से आर्या काफी थक गई थी, इसलिए वो अभी गहरी नींद में थी। तभी वार्ड का दरवाजा खुला और एक नर्स अंदर आई। उसने अंदर आके एक नज़र सोती हुई आर्या को देखा। कुछ सोच वो उसके पास गई और गौर से उसे देखने लगी। जब उसे कन्फर्म हुआ कि आर्या गहरी नींद में है तो वो बेड के पास गई और वही बेड के पास लगी मशीनों में कुछ करने लगी। कुछ ही पलों में बेड पर लेटे दादाजी धीरे धीरे लंबी लंबी सांसें लेने लगे। उस नर्स ने उनके मुंह पर लगा ऑक्सीजन मास्क हटा दिया। उसने सर घुमा के एक बार फिर से आर्या को देखा और वहां से चली गई। बाहर निकल उसने खाली कॉरिडोर में आके किसी को कॉल किया और बोली, आपका काम हो गया है। सामने से बस एक शब्द कहा गया, गुड। कॉल कट होने के बाद उस नर्स ने इधर उधर देखा, फिर जल्दी से वहां से चली गई। वार्ड के अंदर दादाजी अपने शरीर को इधर उधर पटक रहे थे। मशीनों से धीरे धीरे बीप बीप की आवाज आने लगी थी। उन्होंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और इधर उधर नजर घुमाई। उनकी नजर सामने सोती हुई आर्या पर पड़ी। उन्होंने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला मगर उनकी आवाज उनका साथ नहीं दे रही थी। उनकी आंखों के कोनों से आंसू बह निकले। हताशा के साथ उन्होंने पूरी ताकत से अपना हाथ झटका के उनका हाथ पास रखी टेबल पर लगा और उस टेबल पर रखा पानी का ग्लास नीचे गिर गया। आवाज सुन आर्या ने जल्दी से अपनी आंखें खोली तो सामने का नजारा देख मानो उसका दिल रुक सा गया। खुद को संभाल वो चिल्ला के दादाजी के पास गई, दादू। आर्या जल्दी से उनके पास आए और नीचे गिरा ऑक्सीजन मास्क उन्हें पहनाया। उसने मशीनों को देखा तो उसकी आंखें सिकुड़ गई मगर उसने जल्दी से सर झटका और मशीनों को सही सीक्वल में लाने लगी। दादाजी अब भी लंबी लंबी सांसें ले रहे थे।
मगर अब उनकी हार्ट रेट नॉर्मल होने लगी थी। आर्या ने पास रखी टेबल पर अपनी नज़र दौड़ाई तो वहां वो इंजेक्शन नहीं था जो उसे दादाजी अभी लगाना था। वो जल्दी से वार्ड से जाने के लिए मुड़ी के तभी उसके कदम रुक गए। दरवाजे पर पूरा परिवार खड़ा था। वही मायरा जो सबसे आगे खड़ी थी वो चिल्लाते हुए बोली, आर्या ये तुम क्या कर रही हो? क्या तुम दादाजी को मारना चाहती हो? कहते हुए वो जल्दी से दादाजी के पास आ गई। वही आर्या ने उसकी बात को इग्नोर किया और जल्दी से वार्ड से जाने लगी। तभी शैलजा जी जो अब तक दरवाजे के पास ही खड़ी थी वो उसकी बांह को बड़ी ही बेरहमी से पकड़ते हुए बोली, लड़की कहाँ भाग रही है? एक तो अपने दादा की जाने लेने जा रही थी, ऊपर से पकड़े जाने पर भाग भी रही है। आर्या ने लाल आंखों से शैलजा जी को देखा तो उनकी पकड़ आर्या के हाथ से छूट गई। आर्या बिना किसी को देखे वहां से चली गई। सारे घर वाले हैरान से वार्ड में खड़े थे। दादाजी अब भी गहरी सांसें ले रहे थे। आर्यन जल्दी से बोला, मैं डॉक्टर को बुला के लाता हूँ। इतना बोल वो जल्दी से वार्ड से चला गया। इधर मायरा अपना नाटक शुरू रखते हुए गला फाड़ के रोते हुए बोली, दादाजी आपको कुछ नहीं होगा। फिर श्रद्धा जी के पास आके, मम्मी सुनिए न, आर्या ने क्या कर दिया? कहते हुए वो उनसे लिपट गई। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर जो उन्होंने देखा वो क्या था। जब सब दरवाजे के पास आए थे तब आर्या दादाजी के बेड के पास खड़ी मशीनों में कुछ कर रही थी। हालांकि उस वक्त उन्हें दादाजी नहीं दिखे थे, मगर आर्या जैसे ही वार्ड से बाहर जाने को मुड़ी के सबकी नज़र लंबी लंबी सांसें लेते हुए दादाजी पर पड़ी। देख के यही लग रहा था कि आर्या की मशीनों के छेड़खानी की वजह से दादाजी की ये हालत हुई है। किसी का भी यकीन करने के दिल नहीं कर रहा था। वही राजवंश फैमिली भी इनके साथ ही आए थे। उन्होंने भी ये सब देखा था। मृदुल को भी आर्या पर पूरा यकीन था। समय असमंजस में था। अब तक जितना उसने आर्या को जाना था आर्या ऐसा तो नहीं कर सकती थी। शैलजा जी सबको देखते हुए बोली, देखा आप सब ने, अरे ये लड़की तो अपने दादा की भी नहीं है। फिर वीर दादाजी को देख और आप, भैया ये कैसी लड़की से रिधम की शादी करवाई है आपने? ये लड़की बचपन से ही ऐसी है, मगर आज तो इसने हद ही कर दी। हर मुश्किल में इसका साथ निभाने वाले खुद के दादा की जान लेने चली थी ये। भगवान जाने ये लड़की क्या क्या करेगी। वीर दादाजी और नाना जी ने एक दूसरे को देखा। वो कुछ कहने की वाले थे कि तभी अद्विक जी सख्त आवाज में बोले, बुआ जी जरूरी नहीं आंखों देखा सच ही हो, क्या पता बात कुछ और हो। हमें एक बार आर्या की भी बात सुननी चाहिए। शैलजा बुआ गुस्से से, बेटी के प्यार में इतने भी अंधे मत बनो, अद्विक के सही गलत को न देख पाओ। अरे बेड पर लेटा इंसान तुम्हारा बाप है, कम से कम ये तो सोच लो। अद्विक जी ने अपनी मुठ्ठियां कस ली। उन्हें अपनी बेटी पर पूरा भरोसा था। वीर दादाजी शैलजा जी को शांत कराते हुए, शैलजा शांत रहो, हमें आर्या की बात भी सुननी चाहिए। शैलजा जी अपनी आंखें घुमा के, भैया आज तक गलती करने वाले ने कभी अपनी गलती मानी है? अगर उससे पूछोगे तो वो कब कहेगी कि उसे गलती हुई है? और अगर उसने गलत नहीं किया था तो यहाँ से भागी क्यों? वीर दादाजी कुछ कहते कि तभी वार्ड का दरवाजा खुला और रिधम अक्षत के साथ करण अंदर आया। उसने सबको देखा, फिर उसकी नज़र बेड पर लेते दादाजी पर गई तो उनकी ऐसी हालत देख तीनों घबरा गए। रिधम बेड के पास आते हुए करण से बोला, करण जल्दी से आर्या को बुलाओ। मायरा रिधम के पास आके रोते हुए, रिधम जी ये सब आर्या की वजह से ही हुआ है। जब हम आए तो वही इन मशीनों के साथ छेड़खानी कर रही थी और उसके बाद दादाजी की ये हालत हो गई। कहते हुए वो रोने लगी। रिधम ने जब उसकी बात सुनी तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने करण को देखा जो हैरानी से अब भी अपनी जगह खड़ा था। वो गुस्से से चिल्ला के बोला, करण आर्या को बुलाओ। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि सब डर गए। वही मायरा भी 2 कदम पीछे हो गई। इधर करण होश में आया और जल्दी से वार्ड के बाहर जाने लगा। इधर मायरा रिधम को इतने गुस्से में देख मन ही मन खुश हुई। उसने मन में कहा, वक्त आ गया है आर्या एक बार फिर से तुम्हारा सब कुछ छीनने का, मगर इस बार सब कुछ के साथ तुम्हारी सांसें भी छीन लूंगी मैं, ताकि अगली बार तुम मेरे खिलाफ उठ ही न सको। मायरा की आंखों में शैतानियत साफ झलक रही थी। उसने टेढ़ी नजरों से शैलजा जी को देखा तो उन्होंने हल्की डेविल स्माइल उसे दी। कुछ ही देर में दोनों नॉर्मल हो गई। वार्ड का दरवाजा खुला और आर्या जल्दी से अंदर आए। उसने बिना इधर उधर ध्यान दी सीधा दादाजी के पास गई। अब तक रिधम थोड़ा साइड हो गया था। आर्या ने जल्दी से अपने हाथ में पकड़े इंजेक्शन को सिरिंज में भरा और जैसे ही दादाजी के हाथ में लगाने को हुई कि तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। आर्या ने कस के अपनी आंखें बंद की, फिर गुस्से से पीछे देखा तो सामने अनाया गुस्से से खड़ी थी।
उसने गुस्से से कहा, आर्या ये क्या करने जा रही हो? तुम्हें होश भी है? पहले अपने बचपने में आके तुमने दादाजी की जान खतरे में डाल दी और अब ये बिना किसी से पूछे ये इंजेक्शन। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? आर्या ने अपनी आंखें बंद की, फिर ठंडी आवाज में बोली, मिस अनाया हाथ छोड़िए मेरा। श्रद्धा जी आगे आते हुए, ताकि तुम फिर से पापा को नुकसान पहुंचा दो। आर्या ने एक बार फिर से कहा, हाथ छोड़िए मेरा। तभी रिधम की आवाज आए, अनाया दी हाथ छोड़िए आर्या का। अनाया गुस्से से, रिधम कम से कम तुम तो समझदार बनो। आर्या पहले क्या कर रही है देख रहे हो तुम फिर भी। रिधम कुछ कहता कि तभी मायरा रोते हुए बोली, रिधम जी अनाया जी सही कह रही है। आर्या ने पहले भी मशीनों से छेड़खानी कर दादाजी की जान को खतरे में डाल दिया था और अब फिर से बिना किसी से पूछे ये इंजेक्शन दादाजी को लगा रही है। रोकिए इसे वरना पता नहीं दादाजी को कुछ हो न जाए। कहते हुए मायरा रो जा रही थी। शैलजा जी मौके पर चौका मारते हुए, पहले मारने में कामयाब नहीं हुई तो अब गलत इंजेक्शन देके मारना चाहती हो? तभी अनाया चीखी, आर्या। सब हैरान हुए क्योंकि आर्या ने तेजी से अपना हाथ अनाया के हाथ से छुड़ा के दादाजी के हाथ में लगा दिया था। सब हक्के बक्के रह गए, मगर सब थोड़ा घबरा भी गए थे। वही मायरा और शैलजा जी के होंठों की मुस्कान तो और बड़ी हो गई थी। इधर इंजेक्शन लगते ही दादाजी धीरे धीरे शांत होने लगे। सब और ज्यादा घबरा गए। दादी माँ जल्दी से आर्या के पास आके, बेटा ये एकदम शांत कैसे हो गए? आर्या उन्हें शांत करते हुए, चिंता मत करिए दादी माँ, दादाजी सिर्फ बेहोश है, कुछ देर में उन्हें होश आ जाएगा। दादी माँ की चिंता थोड़ी कम हुई। इधर अनाया और श्रद्धा जी को तो अब भी गलत ही लग रहा था। अनाया गुस्से से बोली, आर्या अगर दादाजी को कुछ हुआ न तो याद रखना मैं खुद तुम्हें फांसी की सजा दिलवाऊंगी। मैं भूल जाऊंगी कि तुम मेरी बहन हो। उसकी बात सुन आर्या के होंठों पर तंज भरी मुस्कान आ गई। उसने मूड के अनाया को देखते हुए कहा, वो तो आप 17 साल पहले ही भूल चुकी है मिस अनाया, इसमें नया क्या है? और रही फांसी की सजा की बात, तो जो आपके लिए पहले से ही मरे हुए हैं आप उन्हें दोबारा मार के क्या करेंगी? उसकी बात सुन अनाया खामोश हो गई। उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे। तभी दरवाजा खुला और अनरव डॉक्टर सुभाष के साथ अंदर आया। डॉक्टर सुभाष को देख मायरा फिर से नाटक करते हुए बोली, डॉक्टर प्लीज मेरे दादाजी को बचा लीजिए। इस आर्या ने आर्या की ओर इशारा कर पता नहीं कौन सा इंजेक्शन बिना पूछे दादाजी को लगा दिया है, वो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं कहीं वो। कहते हुए उसने अपने मुंह पर हाथ रखा और रोने लगी। देखा जाए तो मायरा सीधा सीधा इल्जाम आर्या पर लगा रही थी कि उसने दादाजी को मार डाला है। शैलजा जी भी बोली, डॉक्टर जब हम इस वार्ड में आए थे तब ये लड़की मशीनों से छेड़खानी कर रही थी, उसके बाद राज भैया की तबीयत खराब हो गई, फिर इस लड़की ने ये इंजेक्शन लगा दिया, उसके बाद तो ये कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। आप एक बार सुनिए न डॉक्टर। डॉक्टर हैरानी से उनकी बातें सुन रहे थे। बात खत्म होने के बाद वो उन्हें ऐसे देखने लगे जैसे किसी बेवकूफ़ को देख रहे हो। तभी श्रद्धा जी आर्या के पास आए और उसकी बांह पकड़ बेड के पास से हटाते हुए बोली, अब भी चैन नहीं मिला है तुम्हें, अब क्या करने वाली हो तुम? हाँ समझ नहीं आता आर्या, आखिर तुम करना क्या चाहती हो? कम से कम अपने दादाजी को तो बख्श देती। तभी अद्विक जी गुस्से से बोले, श्रद्धा सोच समझकर बोलो। श्रद्धा जी गुस्से से, आदि अब तो इस लड़की की गलती को मानिए। सुनिए इस लड़की ने आज क्या कर दिया है। ये कोई डॉक्टर थोड़े न है जो इसने बिना जाने इंजेक्शन दादाजी को लगा दिया, अगर उन्हें कुछ हो गया तो अगर। तभी डॉक्टर सुभाष उन्हें रोकते हुए बोले, एक मिनट मिसेस राठौड़, ये आप क्या बोल रही है? आपको पता भी है आप ये सब किसके बारे में बोल रही है? क्या आप जानती है ये कौन है जिस पर आप ऐसी इल्जाम लगा रही है? डॉक्टर की बात सुन सब ध्यान से उन्हें देखने लगे। वही मायरा और शैलजा जी भी उनकी बात को गौर से सुनने लगे। इधर श्रद्धा जी गुस्से से, डॉक्टर आर्या बस एक कॉलेज स्टूडेंट है और कुछ नहीं, इसे मेडिकल के बारे में कोई ज्ञान नहीं है। डॉक्टर सुभाष निराशा से अपना सर हिला के, मिसेस राठौड़ जिसे आप ये सब कह रही है वो मेडिकल की सबसे बड़ी ज्ञानी है, दुनिया का हर डॉक्टर जिन्हें अपना गुरु मानता है। यही डॉक्टर संजीवनी है, इन्होंने ही मिस्टर ओल्ड राठौड़ की जान बचाई है। डॉक्टर सुभाष ने जैसे ही ये कहा कि आर्या ही डॉक्टर संजीवनी है, सबके होश उड़ गए। इधर मायरा और शैलजा जी को ऐसा लगा जैसे उनके कान बज रहे हो। किसी के कुछ रिएक्ट करने से पहले ही मायरा भागते हुए डॉक्टर सुभाष के पास आए और बोली, डॉक्टर आपको पता है आप क्या बोल रहे हैं? आप डॉक्टर संजीवनी की बात कर रहे हैं। ये आर्या की ओर इशारा कर, ये वो कैसे हो सकती है? मीरा गुस्से से मायरा को घूरते हुए, क्यों आर्या डॉक्टर संजीवनी क्यों नहीं हो सकती? क्या तुम्हें तकलीफ हो रही है आर्या की पहचान जान के?
मायरा ने मीरा की बात सुनी तो उसे अपने कहे हुए शब्दों का एहसास हुआ। उसने जल्दी से अपनी बात को सही करते हुए कहा, मेरे कहने के मतलब है कि आर्या ने अभी तक अपना पीजी भी कंप्लीट नहीं किया है और आर्या के पास तो कॉमर्स डिपार्टमेंट है, तो वो कैसे डॉक्टर संजीवनी हो सकती है। मीरा अपना सर हिला के, तुम्हारी इन बेतुकी बातों का तो कोई जवाब नहीं है मेरे पास, मगर तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, आर्या को बचपन में ही मेडिकल की काफ़ी सीख थी। उसने अपनी स्टडी के साथ साथ मेडिकल की पढ़ाई भी की थी और अपने शार्प माइंड की वजह से आज वो डॉक्टर संजीवनी है। क्या अब भी तुम्हारा कोई सवाल है? मायरा उसकी बात सुन खामोश हो गई थी। तभी आर्या बीच में बोली, हमें बाहर चल के बात करनी चाहिए। इतना बोल वो बाहर आ गई। वही उसकी बात सबको सही लगी। बाकी सब भी वार्ड से बाहर आ गए। राजवंश परिवार अभी भी हैरान थे। आर्या की पहचान जान के उन्हें शौक लगा था। आखिर आर्या की ये पहचान उनकी कल्पना से परे थी। मायरा और शैलजा जी को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। शैलजा जी डॉक्टर सुभाष से बोली, डॉक्टर क्या आपको पूरा यकीन है कि यही डॉक्टर संजीवनी है? डॉक्टर सुभाष इस बार चिढ़ते हुए बोले, आपको क्या लगता है मेरी आंखें कमजोर है जो मैं किसी को पहचान नहीं सकता? डॉक्टर सुभाष पहले से ही गुस्से में थे। आखिर कैसे वो लोग उनकी गुरु पर उंगली उठा सकते थे? वीर दादू शांति से बोले, डॉक्टर सुभाष जहां तक मैं डॉक्टर संजीवनी के बारे में जानता हूं उन्होंने आज तक अपना फेस रिवील नहीं किया है, फिर आपको कैसे पता कि आर्या ही डॉक्टर संजीवनी है? डॉक्टर सुभाष शांति से 4 साल पहले लंदन में एक सेमिनार हुआ था। उस सेमिनार में दुनिया के कोने कोने से डॉक्टर आए थे, क्योंकि उस सेमिनार में पूछे गए सारे सवालों का जवाब देने पर उस डॉक्टर को डॉक्टर संजीवनी के साथ सर्जरी परफॉर्म करने पर उन्हें असिस्ट करने का मौका मिलेगा। और शायद ही कोई बेवकूफ़ डॉक्टर हो जो ये मौका अपने हाथ से जाने देगा। इस सेमिनार में मैंने भी पार्टिसिपेट किया है। उस वक्त कुल 4 डॉक्टर सेलेक्ट हुए थे, उनमें से एक मैं भी था। सर्जरी करने के बाद मैं डॉक्टर संजीवनी से बात करना चाहता था, इसलिए मैं उनके पीछे चला गया था। अपने कैबिन में जाने से पहले उन्होंने अपना मास्क उतारा था और उसी वक्त मैंने इनका चेहरा देखा था। हालांकि उस वक्त मुझे खुद को यकीन नहीं हुआ था कि इतनी कम उम्र की बच्ची इतनी बड़ी डॉक्टर कैसे हो सकती है। मगर कहते हैं न कि सक्सेस उम्र नहीं देखती। तभी से मैं डॉक्टर संजीवनी का और बड़ा फैन बन गया। कहते हुए वो मुस्कुरा दिए। तीनों फैमिली के साथ साथ राजवंश फैमिली भी काफ़ी गर्व से आर्या को देख रहे थे। अद्विक जी अपनी नम आंखों के साथ आर्या को देख रहे थे, मगर उनके होठों पर बड़ी सी स्माइल थी। आखिर कौन बाप खुश नहीं होगा जब उनकी औलाद उनसे भी आगे निकले। इधर मायरा और शैलजा जी का चेहरा देखने लायक था। दोनों ये बात बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी। मायरा गुस्से से खुद से बोली, कैसे आखिर हर बार ये आर्या मेरी चाल से बच कैसे जाती है और हर बार इसकी अलग ही पहचान सबके सामने आ जाती है। जहां मैं सबकी नज़रों में इसे गिराने की कोशिश करती हूँ, ये लड़की सबकी नज़रों में उतनी ही महान बन जाती है कैसे? कहते हुए मायरा मन ही मन चिल्ला रही थी। शैलजा जी मन में, नहीं नहीं ये नहीं हो सकता। ये पिद्दी सी आर्या डॉक्टर संजीवनी कैसे हो सकती है? समझ नहीं आ रहा इसने इतनी कम उम्र में इतना बड़ा मुकाम हासिल कर कैसे लिया। जरूर किसी बड़े आदमी ने इस लड़की की मदद की है। बचपन से लेके अब तक ये इतनी बदल भी गई है। जरूर इसके पीछे किसी और का हाथ में, मगर कौन होगा जो छुपके इसका मदद कर रहा होगा। कहते हुए वो लगातार आर्या को घूर रही थी। इधर दादी माँ आर्या के पास आए और उसके सामने हाथ जोड़ बोली, बेटा माफ कर देना, तूने तो भगवान बन अपने दादाजी की जान बचाई थी और तुझी पे घटिया इल्जाम लग गए। हो सके तो माफ करना बेटा। आर्या जल्दी से दादी माँ का हाथ पकड़, ये आप क्या कर रही है दादी माँ? आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। और रही बात इल्जाम की, तो फालतू लोगों की बातों से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता दादी माँ। आपको मुझ पे विश्वास था, बाकी परिवार वालों को था, इतना काफ़ी है मेरे लिए। मुझे बाकी किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो आप अपने आप को दोष मत दीजिए। दादी माँ उसके गले लग गई। तभी नानी माँ भी उसके पास आए और प्यार से बोला, आज तुमने मेरा सपना पूरा कर दिया गुड़िया, थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। आर्या उनके भी गले लग गई। इधर समय की नज़र वहां से जाती हुई अनाया पर पड़ी, जो धीमे कदमों से वहां से जा रही थी। कुछ सोच समय भी उसके पीछे चल दिया। इधर नाना जी करण और मीरा को घूरते हुए बोले, आर्या ही डॉक्टर संजीवनी है, ये बात तुम दोनों को पता थी ना? नाना जी की बात सुन दोनों ही हड़बड़ा गए। वही अब बाकी लोग उन दोनों को घूरने लगे। तभी रुद्राक्ष जी रिधम को देख बोले, रिधम तुम्हें भी पता था ना? रिधम सर हिला के, जब आर्या सर्जरी के लिए अंदर जा रही थी मुझे तभी पता चला था कि आर्या ही डॉक्टर संजीवनी है।
राघव मुंह बना के मगर भाई उस वक्त तो आर्या पूरा कवर थी, आपने कैसे पहचाना उसे? रिधम आर्या को प्यार से देखते हुए उसकी आंखों से आर्या रिधम को देखने लगी और उसे याद आया कि आज जल्दबाजी में वो लेंस लगाना भूल गई थी। उसके होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। अद्विक जी ने एक नज़र पास खड़ी श्रद्धा जी को देखा जिनका सर शर्म से झुका हुआ था। वो आर्या के पास गए और प्यार से उसके गाल पर हाथ रख बोले, आई एम प्राउड ऑफ यू एंजल। आर्या थैंक यू बोल उनके गले गई। अब तक हैरान खड़ा अक्षत होश में आते हुए बोला, ओह माय गॉड, इतने दिनों से मेरी आइडल मेरे सामने थी और मैं उसे पहचान ही नहीं पाया। कहते हुए वो आर्या के पास आया। वही आर्या अद्विक जी से दूर होके, तो क्या हुआ, अब तो पहचान गया ना? अक्षत उसके गले लग, क्या तू मुझे सब सिखाएगी? बदले में तू जो कहेगी मैं करूंगा पक्का। आर्या मुस्कुरा कर, बिल्कुल ये भी कोई कहने की बात है। अक्षत खुश हो गया। आखिर डॉक्टर संजीवनी के अंडर सीखना उसका सपना था। इधर मायरा जो गुस्से की आग में जल रही थी, उसने खुद को संभाल सबसे कहा, आर्या चाहे जो भी, मगर बात अभी भी वही है कि आर्या ने मशीनों के साथ छेड़खानी क्यों की थी। जब वो इतनी बड़ी डॉक्टर है तो उसे ये भी पता होगा कि उन मशीनों को ऐसे छेड़ने से दादाजी की जान भी जा सकती है। फिर इसने ऐसा क्यों किया? क्या इसका जवाब है आर्या के पास? आर्या एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ मायरा को देख, मायरा लगता है तुम्हें दादाजी की कुछ ज्यादा ही चिंता है। चलो कोई नहीं, तुम्हारी इस बात का जवाब तुम्हें कुछ ही पलों में तुम्हारे फोन पर मिलेगा। तभी एक ही वक्त में सबके फोन एक साथ बजे। सब हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। मायरा भी हैरान हुई और साथ में घबरा भी गई। उसकी घबराई हुई शक्ल देख आर्या बोली, क्या हुआ मायरा? अब देखो अपना फोन, तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। सब ने अपना अपना फोन निकाल उसमें आए हुए नोटिफिकेशन को देखा जो एक वीडियो था। सब वीडियो को देखने लगे। जैसे जैसे सब वीडियो देख रहे थे वैसे वैसे सबके चेहरे के भाव बदलते जा रहे थे। वीडियो दादाजी के वार्ड का था, जिसमें दादाजी का बेड और आर्या जिस सोफे पर लेटी हुई थी वो सोफा साफ नजर आ रहा था। उस वीडियो में वार्ड में आती हुई नस साफ देखी जा सकती थी। उसके बाद उसने क्या क्या किया वो सब भी उसमें रिकॉर्ड था। ये वीडियो सीसीटीवी फुटेज का नहीं था। सब वीडियो देख हैरान थे। इधर मायरा और शैलजा जी के चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई थी। आर्या ने जब उन दोनों के चेहरे के देखे तो उसके होंठों पर एक डेविल स्माइल आ गई। उसने अपनी मुस्कान को छुपाते हुए कहा, क्या हुआ मायरा, मिल गया तुम्हें अपना जवाब? ये वीडियो डॉक्टर सुभाष के पास भी आया था। वो भी ये देख हैरान थे। मगर कुछ सोच उन्होंने आर्या से कहा, मगर डॉक्टर जहां तक मुझे पता है जिस साइड से ये वीडियो शूट हो रहा है उस साइड कोई कैमरा नहीं है। तो फिर ये वीडियो? आर्या बिना भाव के, दादाजी की सेफ्टी के लिए मैंने ही हिडन कैमरा लगवाए थे। वैसे अच्छा हुआ कि मैंने कैमरा लगवा दिए, वरना मिस मायरा राठौड़ एक बार फिर से गलतफहमी में आके मुझे खूनी घोषित कर देती। क्यों मिस मायरा? आर्या की बात पर मायरा से कुछ बोलते नहीं बन रहा था। नाना जी पर बेटा ये नज़ ऐसा क्यों करेगी? आर्या उन्हें देख शांति से, दादू ये बात तो वो नस खुद ही बताएगी। उसके इतना कहते ही वहां आवाज आने लगी, छोड़ो मुझे, कहाँ लेके जा रहे हो, छोड़ो मुझे। सब ने आवाज की ओर देखा तो दो गार्ड एक नस को पकड़ के लेके आ रहे थे। सब एक बार फिर से हैरान हुए। गार्ड ने उस नस को लाके आर्या के सामने छोड़ दिया। नस घबराई हुई सी सबको देख रही थी। तभी आर्या की ठंडी आवाज उसके कानों में आई, किसके कहने पर ये किया तुमने? आर्या का सवाल सुन नस के माथे से पसीना आने लगा। इधर मायरा और शैलजा के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई। दोनों ने एक दूसरे को देखा। इधर आर्या उस नस को देखते हुए, कुछ पूछ रही हूँ तुमसे, जवाब दो। नस हड़बड़ाते हुए, क्या क्या कह रही है आप, मुझे कुछ समझ नहीं आया। कहते हुए वो इधर उधर देख रही थी। उसकी बात पर आर्या के होंठों पर टेढ़ी स्माइल आ गई। उसने अपना फ़ोन लिया और वो वीडियो चालू करके फ़ोन नस की ओर कर दिया। वीडियो नस ने जैसे ही देखा उसकी आंखें फड़फड़ा गई। मगर जब उसने देखा कि इसमें उसका चेहरा नहीं दिख रहा था क्योंकि नस ने मास्क लगाया हुआ था, ये देख उसने चैन की सांस ली और फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोली, इसमें चेहरा तो नजर ही नहीं आ रहा। किस बेस पर आप मुझ पे ये झूठा इल्जाम लगा रही है मिस? उसकी ऐसी टोन सुन जहां सब सकते में आ गए तो वही आर्या की हंसी और बड़ी हो गई। उसने वीडियो को थोड़ा जूम किया और उस नस की नेल पेंट को दिखाते हुए बोली, देखो वीडियो में जो है उसकी नेल पेंट और तुम्हारी नेल पेंट बिल्कुल सेम है। ये छोड़ो, उस नस की कलाई पर जो टैटू है वो टैटू तुम्हारी कलाई पर भी है। क्या इतना काफी है? कहते हुए आर्या ने एक स्माइल नस को दी। नस का चेहरा डर से पीला पड़ गया। उसने इधर उधर देखा तो सामने आर्या और कॉरिडोर के चारों ओर गार्ड्स थे। उसे पता था कि वो भाग नहीं सकती।
उसने चोर नज़रों से एक नज़र शैलजा जी और मायरा को देखा जो उसे ही देख रही थी। शैलजा जी ने चुपके से उसे इशारा किया तो नर्स जल्दी से घुटनों के बल बैठ गई और रोते हुए बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए मैडम, मुझसे गलती हो गई। मैं लालच में आ गई थी, बस इसीलिए ये सब का बैठी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। कहते हुए वो जोर जोर से रो रही थी। सब उसे देख रहे थे। आर्या नीचे झुकी और उसने नर्स के बालों को कस के पकड़ लिया और गुस्से से अपने दांत चबाते हुए बोली, सिर्फ एक सवाल और बिना कोई नाटक किए उसके जवाब दे दो, किसके कहने पर तुमने ये किया था? आर्या की आवाज़ इतनी ठंडी थी कि वहां खड़ा हर इंसान उसकी ठंडक को महसूस कर पा रहा था। वही नर्स बैठे बैठे कांप गई थी। वही आर्या की पकड़ उसके बालों पर कसती जा रही थी, जिससे नर्स का चेहरा दर्द से लाल पड़ता जा रहा था। उसने दर्द से रोते हुए कहा, मैं नहीं जानती, मेरे पास बस एक कॉल आया था जो एक आदमी का था। उसने मेरे अकाउंट में 5 लाख डाले और ये सब करने को कहा था। मैं सच कह रही हूँ, मैं तो उस इंसान का नाम तक नहीं जानती। कहते हुए वो जोर जोर से रोने लगी। उस नर्स की बातें सुन आर्या की आंखें अलग ही चमक से भर चुकी थी। उसने वहां खड़े गार्ड्स को देखते हुए कहा, इसे घर के बेसमेंट में बंद कर दो, कुछ दिन खातिरदारी होगी तो अच्छे से इसे उस इंसान का नाम याद आ जाएगा। आर्या की बात सुन वो नर्स डर गई। उसने शैलजा जी और मायरा को देखा तो शैलजा जी जल्दी से आगे आते हुए बोली, जब इसने कह दिया है कि उस इंसान को जानती ही नहीं है तो फिर इसे कैद में रखने का क्या मतलब है? उनकी बात सुन आर्या अपनी एक भौं उठा के, आपको क्यों इतनी तकलीफ हो रही है बुआ जी? शैलजा जी बात को संभालते हुए, देखो राज भाई अब बिल्कुल ठीक है, और इस लड़की ने पैसों के लालच में आके बस ये कर दिया था। अब इसके लिए हम इसे जान से तो नहीं मार सकते ना? आर्या सख्त भाव से, इसने लालच में आके किसी की जान लेनी चाहिए और आप चाहती है हम इसे माफ कर दे? अगर ऐसे ही हम लोगों को माफ करने लगे तो कल को और भी कोई लालच में आके ऐसी गलती करेगा। बाकी सभी दुश्मनों को सीख देने के लिए इसे सजा देना बहुत जरूरी है बुआ जी। बुआ जी शब्द पर आर्या ने कुछ ज्यादा ही जोर दिया था। तभी वीर दादू बोले, आर्या सही कह रही है, हमें इसे सजा देनी ही होगी। और क्या पता ये झूठ बोल के उस इंसान को बचा रही हो। आनंद जी सहमति में सर हिला के, सही कहा आपने अंकल। फिर गार्ड्स को देख, गार्ड्स इसे घर के बेसमेंट में लेके जाओ और तब तक टॉर्चर करना जब तक ये उस इंसान का नाम ना बता दे। गार्ड्स ने जल्दी से आगे आके उस नर्स को पकड़ा और वहां से लेके जाने लगे। नर्स एकदम घबरा गए थी। वो चिल्लाते हुए बोली, ये क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे, मैं सच कह रही हूँ, मैं उस इंसान का नाम नहीं जानती, मेरा यकीन करिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। मगर सब ऐसे खड़े थे जैसे उसकी आवाज किसी के कानों में गई ही ना हो। ये देख उसने उम्मीद से शैलजा जी को देखा तो उन्होंने चुपके से उसे चुप रहने का इशारा किया और शांत रहने का कहा। गार्ड्स नर्स को वहां से लेके चले गए। तभी एक नर्स जो वार्ड में दादाजी का ख्याल रख रही थी, वो जल्दी से बाहर आके बोले, डॉक्टर पेशेंट को होश आ गया है। उनकी बात सुन सब खुश हो गए। वार्ड में आके डॉक्टर जैसे ही दादाजी को चेक करने के लिए आगे बढ़े कि तभी दादी माँ उन्हें रोकते हुए बोली, डॉक्टर हमारे पास हमारी खुद की डॉक्टर है, वो अपने दादा को खुद चेक करेगी। दादी माँ की बात सुन डॉक्टर सुभाष ने एक नज़र हैरानी से उन्हें देखा, फिर झट से साइड में हट गए। इधर आर्या भी हैरानी से अपनी दादी माँ को देख रही थी। वही बेड पर लेटे दादाजी जो अब तक पूरे होश में आ चुके थे, वो भी हैरान थे, मगर फिर ये सोच के शायद दादी माँ मजाक कर रही है, वो हंसते हुए बोले, सिम्मी जी क्या आप अपने बुढ़ापे के लिए पैसे बचा रही है जो मेरा चेकअप डॉक्टर से ना करा के आर्या से करवा रही है? अरे एक बार को अगर आप अक्षत को ये कहती तो समझ में आता, मगर आर्या से जी से मेडिकल का एम भी नहीं आता। कहते हुए वो हल्का सा हंस दिए। वही उनकी बात सुन सब एक दूसरे को देखने लगे। वही दादी माँ दादाजी को गुस्से से घूरते हुए बोली, जिसके लिए आप ये सब कह रहे हैं पता भी है वो कौन है? वैसे तो बड़ी बड़ी बातें करते हो, मैं अपनी पोती को बहुत अच्छे से जानता हूँ, और अब उसकी असली पहचान तक नहीं पता है आपको? दादी माँ की बात सुन दादाजी सवालिया नजरों से उन्हें देखने लगे। तभी आर्या उनके पास आके बोली, दादू दादी बस ऐसे ही कह रही है, आप आराम कीजिए, अभी आपको किसी बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। कहते हुए वो मशीनों में कुछ देख रही थी। अब तक दादाजी नॉर्मल हो चुके थे और उनका मास्क भी हटा दिया था। दादाजी उसकी बात सुन उसका हाथ पकड़, बेटा तुझसे जुड़ी बात किसी भी बात में नहीं आती है, तू अनमोल है मेरे लिए, और तुझसे जुड़ी हर बात मेरे लिए मेरी सांसों से भी बढ़कर है। दादाजी की बात सुन आर्या की आंखें आंसुओं से भर गई। वो झट से दादू के गले लग गई और फफक के रो पड़ी। बाकी सबकी आंखें भी नम हो गई थी।
इधर समय कॉरिडोर में बने चेंजिंग की खिड़की के पास खड़ा था। वो चेंजिंग रूम में बैठी रो रही अनाया को देख रहा था। अनाया अपने हाथ में पकड़े फोन को देख जोर जोर से रोए जा रही थी। फोन में वही दादाजी के रूम का वीडियो था जिसमें नज ने दादाजी की मशीनों के साथ छेड़छाड़ की थी। समय भी वो वीडियो देख चुका था। उसे भी अनाया का ऐसे आर्या से बात करना अच्छा नहीं लगा था। आखिर बिना कुछ जाने सोचे अनाया आर्या को दोषी ठहरा रही थी, मगर समय इस बात को समझ नहीं पा रहा था आखिर इन दोनों बहनों में इतनी दूरियां क्यों है। सिर्फ दोनों बहनों में ही नहीं बल्कि समय ने ये चीज़ नोटिस की थी कि आर्या राठौड़ फैमिली में कुछ लोगों को छोड़ बाकी किसी से बात नहीं करती है। उसे यही बात काफ़ी अजीब लग रही थी। और उस दिन जब अनाया ने समय के कहने पर कि तुम्हारी बहन ने मेरे भाई का दिल तोड़ा है, तब अनाया ने मायरा और आरवी का नाम लिया था, मगर उसने एक बार भी आर्या को याद नहीं किया था। ये बात उसे तब भी अजीब लगी थी, मगर आज के वाक्य को देख वो इतना तो समझ गया था कि बात उसकी कल्पना से भी बड़ी है। वो ये सब सोचते हुए लगातार अनाया को रोते हुए देख रहा था, मगर जब उससे देखा नहीं गया तो वो जल्दी से अंदर चला गया। अनाया को कोई होश नहीं था। उसे बार बार अपनी हर बात याद आ रही थी जो उसने आर्या से इतना सालों में और आज कही थी। तभी समय उसके पास आके बैठते हुए बोला, अनाया अब बस भी करो, कितना रोगी? तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास है, इतना काफ़ी है। तुम आर्या से माफ़ी मांग लेना, देखना वो तुम्हें माफ़ कर देगी। मगर अनाया चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी और इसी वजह से अब उसे हिचकियां तक आनी शुरू हो गई थी। समय को उसकी हालत देख कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर करे तो क्या करे। अनाया की हिचकियां भी बढ़ती जा रही थी। कुछ सोच समय ने अनाया को देखा, फिर गहरी सांस लेके उसके चेहरे को अपने हाथों में लेके उसके होठों की ओर बढ़ गया। ऐसे ही रोमांचक और इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने के लिए जुड़े रहे मेरे चैनल आरके नॉवल पॉडकास्ट के साथ।